तो कक्षा 9वीं वाले छात्र लगातार से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जल्दी से हमारा सामाजिक विज्ञान का 10 दिसंबर को होने वाला पेपर लेकर के आइए। तो भाई पूरे क्वेश्चन याद करके चले जाना, सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ लेकर के आ चुके हैं आपकी परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, जिसे हम पूरा का पूरा कवर करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना यार, बाद में मत कहना कि बताते नहीं हो, क्वेश्चन नहीं बताते हो, ऐसा वैसा, है ना। देखिए पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो बिल्कुल से जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, ताकि आपका इंग्लिश का पेपर जो इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का और हिंदी का हो गया है और सामाजिक का है ना, और विज्ञान वगैरह की सारी कुछ की तैयारी मैं ही करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है। देखिए सबसे पहले आपके समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहने वाला है ना। यही पैटर्न आपका पेपर का रहने वाला है। देखिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, जो कि एक एक नंबर के रहेंगे, है ना। 6 आपके सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, सही जोड़ियां हैं, सत्य सत्य, सारा कुछ बताऊंगा यार उत्तर के साथ। देखिए आपके प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं, जो कि 4-4 नंबर के। इस तरीके से आपके निर्देश पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये मॉडल पेपर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन भैया कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। 6 नंबर के आपके पेपर में ये आने वाले हैं भाई, बिल्कुल आने वाले हैं। इसका आंसर क्या लगाना है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अरब सागर या फिर कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। आपने मैप देखा होगा भारत का, नीचे की ओर दक्षिण की बात कर रहा है, नीचे की ओर कौन सा सागर है हिंद महासागर। याद रखना है इसको, बिल्कुल से दिमाग में छाप लो। अगला है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को, कावेरी को, कृष्णा को, बैनगंगा को। तो भाई गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका क्या लिख देना है, इसका लिख देना है आपको हिंद महासागर, और इसका लिख देना है आपको गोदावरी। थर्ड है आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1780 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1789 में, 1960 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1789। 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर आप लगा लीजिएगा। इस तरीके से आपके आंसर होते जाएंगे इनके। अगला है आपका हिटलर का मुख्य अर्थशास्त्री कौन था, हाल मार्क्स था, विलियम केशव था, जॉन एवर्ट था या हिंडनबर्ग था। तो भाई कौन था, हाल मार्क्स। इसको आ नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव या शिक्षा या निरंकुशता। तो भाई लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यही आपको आंसर में लगा लेना है। अगला हो जाएगा आपका इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, यंत्र, भूमि, कंप्यूटर या फिर उपरोक्त सभी। देखिए स्थायी पूंजी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका भूमि, है ना, स्थायी पूंजी ये हो जाएगी। उपरोक्त सभी इसका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भूमि आप लगा लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन, जो कि आपके रिक्त स्थान है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेस्ट दिखे। तो भैया हमारे यहाँ से रिक्त स्थान आ जाते हैं। देखिए पहला दिया गया, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर कितना है, 32 लाख। भाई कितना, 32,87,263। याद रखना ऐसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, यहाँ पे उत्तर में भर दीजिएगा। अगला है आपका लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है, तो ये यहाँ पर कहलाता है आपका प्रवासन, है ना। इसे क्या कहेंगे, प्रवासन। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, खालिस्तान पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भाई, तो दास कैपिटल को। किसको, दास कैपिटल को। इसको उत्तर में आपको दास कैपिटल लिख देना है। ये कॉल मार्क्स का ग्रंथ है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। क्या उत्तर में लिख देना है, 5 वर्ष होता है, ये उत्तर में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भैया हमारा आ जाता है, भारत में, है ना। अगला है, भारत में वोट डालने की उम्र खालिस्तान है, भाई सबको पता है 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष, उत्तर में लिख दीजिएगा। अगला है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है भाई, निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन करवाता है ना। इसका उत्तर में आपको क्या लिख देना है, निर्वाचन आयोग, ये उत्तर में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं आपके रिक्त स्थान और सही विकल्प कंप्लीट। और जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मैं बता देता हूं आपको आगे के प्रश्न। देखिए इस तरीके से आपके सत्य असत्य रहने वाले हैं, जो कि आपके 6 नंबर के आएंगे। देखिए पहला है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य है। इसका उत्तर आपको लिख देना है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां ही है ना, और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, पहले नंबर पे है। अगला है आपका, रूस की सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है ना। रूस की सामूहिक खेती को जो है कोल खोज कहा जाता है, ये भी आपका सत्य यहाँ पे हो जाएगा। अगला आ जाता है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भाई संविधान के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, सत्य लिख देंगे।
अगला आ जाता है आपका लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जो है जनता करती है, ये भी आपका सत्य भाई रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, ये भी हमारा सत्य रहेगा। इस तरीके से आपके 5 जो है शुरू के सत्य हो जाते हैं। अगला है आपका उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के जो है कारक हैं, तो ये भी आपका जो है भाई सत्य रहेगा। तो इस तरीके से हमारे सत्य सत्य पूरे के पूरे सत्य ही दिए हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेना। आगे दिए गए हैं आपके सही जोड़ियाँ स्तंभा और स्तंभा में। पहला है प्राकृतिक संसाधन, तो भूमि क्या है, देखिए इसकी जोड़ी कहाँ मिल जाएगी, भूमि से पहले नंबर में मिला देंगे, यहाँ पे भूमि से इसकी जोड़ी यहाँ पे इस तरीके से मिला दीजिएगा, ये रहेगी। दूसरा है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज एक फौज थी जिसकी जो है जो रचना की थी, मतलब इन्होंने ये फौज बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है मत्स्य पालन, तो ये मत्स्य पालन जो है मतलब जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं, कृषि हो गई, मछली पालन हो गया, किसके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ड्यूमा क्या है भाई, ड्यूमा है रूस की संसद का नाम, याद रखना रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। ये इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी है ना, 5वें की। और ये कितने की मिल गई हमारी यहाँ पे, तीसरे की मिल गई। और ये मिल गई हमारी यहाँ पे कौन सी, चौथे की, है ना। और दूसरे की कहाँ पे मिली भाई, दूसरे की ये रहेगी। इसके बाद छठवा बचा गेस्टापो, तो गेस्टापो की जोड़ी आपकी गुप्तचर सेवा कहलाती है। इस तरीके से आपकी 6 की 6 सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी के बाद आ जाएगी एक शब्द वाक्य में उत्तर। पहला है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली में से होता है, तो किस प्रणाली से होता है भाई, चुनावी प्रक्रिया से होता है। मतलब जो जनता चुनाव करती है उसे क्या कहते हैं, पोस्ट प्रणाली, द पोस्ट प्रणाली भी इसे कह सकते हैं। किस तरीके से लिख देंगे, पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इस तरीके से भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, है ना। अगला है आपका हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है, भैया ये क्वेश्चन आने वाला है बिल्कुल। इसका आंसर रहेगा आपका महानदी, है ना। इसका आंसर क्या याद करना है, महानदी पर बना है हीरा कुंड बांध। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वो है यमुना, है ना, यमुना हो जाती है, घाघरा हो जाती है ना। ये नदियां सारी वहीं पे पाई जाती हैं गंगा के पास, और ये इसकी सहायता करती हैं, है ना। इसका हो जाएगा आपका गोमती। इस तरीके से उत्तर लिख दीजिएगा। अगला है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भाई इसका उत्तर तमिलनाडु भी हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर जो है गुजरात भी हो सकता है। गुजरात याद रखिएगा, गुजरात मैंने आंसर बता दिया। इसके बाद है 1917 की रूसी क्रांति को आप जो है किस नाम से पुकारा जाता है, तो उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। क्या, अक्टूबर, याद रखिएगा। आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो भाई सिंचाई का मुख्य साधन जो है पालमपुर में वो है कुएं और नलकूप। क्या है, कुएं, आपने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी हुई होगी, उसमें ये बताया गया है कुएं और नलकूप। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पूरा। ये रहेंगे सत्य, ये रहेंगी सही जोड़ी, ये रहेंगे आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। यहाँ से आ जाते हैं हमारे 6 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, 2 अंक में आने वाला है। देखिए अथवा में कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, है ना। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आंसर इकट्ठे दिखा दूंगा, है ना। रहेगा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा में भारत के पड़ोसी देशों के नाम। 7 नंबर का प्रश्न कहता है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, अथवा में कहता है कि अपवाह तंत्र से क्या आशा है। 8वें नंबर का प्रश्न कहता है भारत के किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम बताइए, है ना, 2 नंबर का। अथवा में कहता है कि फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन कौन से 3 सिद्धांत दिए। तो मैं आपको 6, 7 और 8 इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं अथवा सहित। तो 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, है ना, और हो गया लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, है ना, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इस तरीके से भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश, अथवा में था ना क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, इस तरीके से ये सारे लिख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न था हमारा, देखिए प्रश्न दिखा देता हूँ, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है ना। तो ये रहेगा आपके सामने, भारत को विश्व में देखो भारत इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इन सारे नामों से जाना जाता है। अथवा में क्वेश्चन है आपका अपवाह तंत्र से क्या आशा है। ये रहेगा आपका अपवाह तंत्र का आंसर दिया गया है। अपवाह तंत्र से तात्पर्य उन नदियों, सहायक नदियों और जलधाराओं से के समूह से है जो किसी विशेष क्षेत्र के, है ना, जल को समूह, झील या इनसे जलाशयों को तक पहुंचाती हैं, ये अपवाह तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए, है ना। 8 नंबर का प्रश्न कहता है भारत की प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। ये आपके सामने रहेगा, भारत की प्रमुख झील कौन सी है, बूलर झील और चिल्का झील, है ना। चिल्का झील उड़ीसा में है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में, इनको याद कर लेना। अथवा में कहता है कि फ्रांस की क्रांति के समय कौन से 3 सिद्धांत दिए, है ना।
तो ये रहेंगे आपके 3 सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, है ना। तो ये सारे सिद्धांत दिए गए थे, ये 3 सिद्धांत दिए गए, इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भाई कारक ये हो जाते हैं हमारे, देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अक्षांशीय स्थिति, मानसून की स्थिति, पर्वतों की स्थिति, समुद्र का प्रभाव। ये आंसर हो जाएगा 9वें नंबर के प्रश्न का। अगला आ जाता है हमारा 9वें का, अथवा मौसम और जलवायु में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए मैं अंतर आपको बता देता हूँ, ये रहेगा आपका सामने मौसम और जलवायु का अथवा वाले का अंतर। मौसम क्या है, यह अल्पकालीन होता है, और दूसरा लिख देंगे कुछ घंटों या दिनों में चला जाता है, मतलब रहता है और चला जाता है। फिर जलवायु यह दीर्घकालीन होती है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का, आतंक का राज। आतंक का राज किसे कहा जाता है ना बाबू भाई। अगला है आपका अथवा में 18वीं सदी, है ना। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था। चलिए 10 का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा आतंक का राज 18वीं सदी में कितने वर्गों में ये बटा था समाज, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने आतंक का राज। फ्रांस की क्रांति के दौरान 1793 से 94 का समय था, जब रॉबस्पियर और जैकबिन क्लब के शासनकाल में लाखों लोगों को फांसी दी गई। यही आतंक का राज कहलाया, मतलब आतंक इस तरीके से फैला कि लाखों लोगों को फांसी दे दी गई, है ना। इसके बाद 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा, तो पादरी, अभिजात वर्ग और आम जनता, इन 3 वर्गों में बटा था। याद रखना, ये 10 का आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद विचार क्या था, है ना। कार्ल मार्क्स का आपको पूंजीवाद विचार लिखना है, और अथवा में कहता है कि द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। चलिए मैं आपको इसका उत्तर आपके सामने दिखा देता हूँ। ये रहेगा भाई आपके सामने आंसर। कार्ल मार्क्स का जो है पूंजीवाद पर विचार क्या था, तो ये आंसर स्क्रीनशॉट कर लो। ये 11वें के अथवा का भी आंसर आपको दिया गया है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। देखिए तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसका उत्तर आपके सामने रहेगा, यहाँ पे दिया गया है। देखिए लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें शासक जनता द्वारा चुना जाता है, याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, संविधान सभा क्या है। देखिए पूछा गया ना क्वेश्चन भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा क्या है, अथवा है 12 का अथवा है। चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा हमारा संविधान सभा का आंसर। संविधान सभा वह सभा है जिसने भारत का संविधान तैयार किया है। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। तो ये हो जाता है आपका उत्तर। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न आता है, पंथ निरपेक्ष क्या है, अथवा में कि आम चुनाव क्या है ना। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार जानकारी टीच पे आपको इसी प्रकार का वीडियो हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब को बटन जल्दी से दबा दो। ये रहेगा पंथ निरपेक्ष का अर्थ है किसी राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करेगा और सभी वर्गों को समान मानकर व्यवहार करेगा, मतलब सभी धर्मों को, है ना। यही पंथ निरपेक्षता है, और धर्म निरपेक्षता भी से ही बोलते हैं। अथवा में था आम चुनाव क्या है, तो आम चुनाव का आंसर ये आपका हो जाएगा। आम चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है ना, तो ये रहेगा। इसके बाद है कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य है, अथवा में कहता है कि पालमपुर गांव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखिए। 15 नंबर का प्रश्न है कि रबी और खरीफ फसल में दो अंतर लिखिए। अथवा में कहता है कि मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है। देखो भाई एक चीज़ अभी बता दूं मैं आपको, इस वीडियो को शेयर कर देना, केवल अपने मित्र को, जो आपका खास दोस्त है ना, सबसे पक्का दोस्त है, उसे शेयर कर देना, और किसी को मत भेजना, अपने पक्के दोस्त को भेज दो। 14 और 15 का उत्तर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए ये रहेगा आपका कार्यशील पूंजी से क्या तात्पर्य है, ये रहेगा आपके सामने कार्यशील पूंजी का तात्पर्य। और ये पालमपुर गाँव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरीके से लिख दीजिएगा। 15 में रबी और खरीफ फसल में अंतर पूछा गया था। ये रहेगा रबी फसल जो है सर्दियों में बोई जाती है या बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। उदाहरण रहेगा गेहूं और सरसों। उदाहरण रहेगा खरीफ की फसल का धान और मक्का, याद रखना ऐसे। अथवा पूछा गया था मानव पूंजी अन्य संसाधनों से कैसे श्रेष्ठ है, तो मानव पूंजी के पास कौशल और ज्ञान होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। अथवा में कहता है कि मतदाता सूची क्या होती है, लिखिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए तो संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार के उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, तो लोग जो है अपने कौशल, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान से उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अथवा में क्वेश्चन था कि मतदाता सूची क्या है, तो मतदाता सूची एक आधिकारिक सूची होती है जिसमें मतदान करने के सभी योग्य नागरिकों के नाम दर्ज किए जाते हैं, आपने देखी होगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये रह जाता है हमारा आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए, है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन है, दो अंतर लिख देना। और अथवा कहता है कि सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाली 3 राज्यों के नाम लिखिए। देखिए तो आपके सामने इसका आंसर रहेगा यहाँ पे आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं का अंतर दिया गया है। और ये रहेगा सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्य बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, है ना। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, है ना। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, अथवा में है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति
होने के कोई 3 लाभ लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर, है ना। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है क्योंकि भारत का विशाल जो है क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। यह एशिया के प्राकृतिक रूप से जुड़ा है, जैसे हिमालय पर्वत जैसी श्रृंखला यहाँ पर है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और विविधता हमारे देश में है, तो इसलिए उपमहाद्वीप की संज्ञा भारत को दी जाती है। और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के 3 लाभ लिखिए। ये आपके 18 के अथवा का उत्तर दिया गया है ना, देख लीजिएगा, इसको पूरा कवर कर लेना। और सब्सक्राइब का बटन नीचे है, आपको दबा देना है उसे। अगला आ जाता है आपका भारत को, अगला है वनों से, है ना। 19 नंबर का प्रश्न है, 3 अंक के। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। अथवा हम कहता है कि वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं, है ना। कोई 3 आपको लिखने हैं। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं? तो लकड़ी और ईंधन की आपूर्ति होती है वनों से, और औषधियों का स्रोत है वन, और जल संतुलन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक जो है वन होते हैं। इनको याद कर लो अच्छी तरीके से। अथवा में क्वेश्चन था कि वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं, तो 3 आपको 3 पॉइंट में लिख देना है। वनों का नियोजित प्रबंधन किया गया है, वनों की पुनर्स्थापना की जा रही है, वृक्षारोपण के माध्यम से लकड़ी का उत्पादन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा भैया आ जाता है, आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रकों में कैसे वर्गीकृत किया गया है? प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। अथवा कहता है कि मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी कैसे अन्य संसाधनों से भिन्न है? तो आपके सामने इसका आंसर रहेगा, देखिए 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ये देख सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों को भिन्न कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र में बांटा गया है। इसको याद रखना, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है? कृषि आता है, मछली पालन आता है। दूसरे क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग वगैरह आते हैं। तीसरे क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे संचार सेवा, बैंकिंग सेवा हो गई, है ना। इनको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हमारा मानव संसाधन, भूमि और भौतिक पूंजी, है ना। इसका उत्तर हम देख लेते हैं अथवा वाले का 19 का। ये रहेगा भाई, हो जा सीधा, ये रहेगा आपका मानव संसाधन, पूंजी और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन कैसे भिन्न है? तो देखिए, मानव संसाधन कौशल, ज्ञान और श्रम शक्ति होती है, जबकि पूंजी और भूमि जो होती है वो निर्जीव संसाधन एक प्रकार की, ये अलग अलग इस तरीके से हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर का, लोकसभा की शक्तियों का जो है वर्णन आपको करना है। अथवा में कहता है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? भैया 4 नंबर में क्वेश्चन नहीं है, 3 में ही है, 4 में है, सॉरी। यहाँ 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखोगे, ये देखिए। लोकसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए। कानून बनाने की शक्ति लोकसभा के पास होती है, वित्तीय नियंत्रण, बजट पास करने की लोकसभा के पास शक्ति होती है, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को जिम्मेदार ठहराने की शक्ति भी इसी के पास होती है। अगला आ जाता है, अथवा में क्वेश्चन था कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? इसको अच्छे से याद कर लो, पेपर में छपने वाला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है? लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा में कहता है कि आचार संहिता क्या है, समझा कर लिखिए। देख लेते हैं हम 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है? जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है, सरकार को जवाबदेही सुनिश्चित होती है, नागरिकों को के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा होती है लोकतंत्र में, है ना। अथवा में कहता है कि आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता एक दिशा निर्देश है ना, जो कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुसरण किया जाता है। इसको याद कर लेना। अगला आ जाता है हमारा भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, और कौन सा दर्शाना है आपको? विंध्य श्रेणी, मैकल श्रृंखला, महानदी, बैरन, ज्वालामुखी और सर क्रिक पॉइंट। तो इसका आंसर आपको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और आपको इसका आंसर मिल जाए तो जरूर से पूरा कंप्लीट कर लेना, नहीं तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा उसमें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन, मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। इस प्रश्न पत्र को भाई कंप्लीट करके चले जाना, एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से आप पास होने वाले हो और बहुत अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगले सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।